हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई ईटीसी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में जो क्लास 8 का हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर बुक के पीछे वाले, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले में दे रखा है हमारे को द सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको 5-6 वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है पहले, और इसमें बताना है कि किस में ये सूटेबल है या फिर किस में ये लगेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पहले देखूं तो पहले में हमारे को दे रखा था द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल ऑफ प्लेस इज कॉल्ड। अगर सेम टाइप के उसको हम उगा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रॉप्स हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्रॉप दे रखा है हमारे को। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रॉप हो गया। आगे देखते हैं बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में हमसे पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सोil। जो पहला स्टेप होता है क्रॉप को उगाने से पहले का, उसको हम क्या कहते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है ना हमारा क्रॉप उगाने से पहले का, उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एंड थर्ड पार्ट में पूछा गया डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड जो होते हैं हमारे फ्लोट करते हैं, और वहीं जो हमारे गुड और हेल्दी सीड्स होंगे वो हमारे सिंक कर जाएंगे, मतलब पानी के अंदर डूब जाएंगे। ठीक है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, फसल को उगाने के लिए sufficient sunlight and water sufficient sunlight and dash from the soil are essential। तो इसके लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है मैचिंग। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप की बात करते हैं तो सबसे पहले खरीफ। खरीफ कौन सी क्रॉप होती है, जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। तो रेनी सीजन में आपके क्या क्या उगते हैं, रेनी सीजन में आपके उगते हैं पैडी और मेज। रबी फसल वीट एंड ग्राम पी। एंड केमिकल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यूरिया एंड सुपर फोस्फेट, और ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो एनिमल एसेट एक्सक्रिएटा एंड काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, उसके बाद गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच दे रखा है हमारे को। खरीफ क्रॉप के दो एग्जांपल बताने और रबी क्रॉप्स के दो एग्जांपल बताने। खरीफ क्रॉप के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा। दो ही पूछे वैसे तो, यहाँ तो चार लिखे, आप कोई से भी दो लिख सकते हो। फिर पूछा है रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं तो आगे दे रखा है राइट अ पैराग्राफ ऑफ योर ओन वर्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको चार चीज दे रखी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। इन सभी के बारे में आपको एक एक पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमारे को दे रखा था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ growing a crops and one of the most important task in agriculture, and it turn soil loosen. This allow the root to penetrate deep into the soil, and the loosened soil help in the growth of earthworm microbes, which are friend and farmer and add humus to it, and also turning and loosening of the soil bring the nutrient rich soil on the top of the plant can use this nutrient। तो इसके अंदर हमारा सब मेन स्टेप क्या होता है, मिट्टी को तैयार करते हैं अपने फसल के लिए। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना मतलब मिट्टी के अंदर टेलिंग करना, प्लगिंग करना, जिससे कि फसल जो भी हम उगा रहे हो अगली बार वो फसल हमारी अच्छी होगी। ठीक, बी में पूछा है सोइंग, सोइंग के बारे में बताना है। तो सोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। सोइंग हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स, सोइंग से पहले हम अच्छी क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करते हैं, और जो भी हेल्दी सीड्स होते हैं ना, इनको पहले तो हम, या तो पहले तो हमारा नॉर्मल तरीका होता था, हाथ से छीटा जाता था, हाथ के जरिए से ट्रेडिशनल मेथड था सोइंग का, या फिर वो कूप की सहायता से लगाया जाता था। लेकिन आज के समय पे सीड ड्रिल नाम की मशीनें आ गई, जिसके अंदर डाल देते हैं और उससे हो जाता है। ठीक है, सोइंग में एक और चीज आप जान लीजिए, अभी जब क्वेश्चन आंसर देख ही रहे हैं तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपको, वो बता देता हूँ मैं आपको। सोइंग में है ना, हम सीड्स का सिलेक्शन भी करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड में हम ये देखते हैं कि जो सीड हम यूज कर रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है, मतलब उससे जो पौधा उगेगा वो अच्छी यील्डिंग का पौधा होगा या फिर नहीं होगा। तो ये जानने के लिए हमें पता करना होता है कि सीड्स हमारा हेल्दी है नहीं। तो हेल्दी सीड्स जो होते हैं ना हमारे, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे अगर हम उसको पानी में डालें, और जो खराब या फिर डैमेज सीड होंगे ना पानी के अंदर फ्लोट करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है पता लगाने का कि सीड्स जो हमने यूज करा वो हेल्दी है या फिर डैमेज्ड है। वीडिंग की बात करें तो वीडिंग जो होता है हमारा अनवांटेड प्लांट डेट ग्रोथ अलोंग द क्रॉप्स एंड रिमूवल ऑफ वीड्स आर नोन एज वीजिंग। जितने भी अनवांटेड मतलब जो खरपतवार जिसको हम कहते हैं हिंदी में, मतलब कि जो पौधे के साथ फ्री में उग गया है, जो हमारे किसी काम कर रहे हैं, उसको हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, और इनको हटाने का जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को हम वीडिंग कहते हैं। ठीक है, एंड वीड्स कैन बी रिमूव आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग टूल। वीड्स को हटाने के लिए या तो हम हाथ से यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम खुरपी या फिर बाय यूजिंग वीडिसाइड्स इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडिसाइड्स है ना, वो आते हैं केमिकल, जिनको आप स्प्रे कर देते हैं तो वीड्स वगैरह उगते नहीं है, और जो उगे होते हैं वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक,
वीडिंग हो गया, वीडिंग के बाद थ्रेशिंग दे रखा है। थ्रेशिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। वो जो प्रोसेस होता है ना जिसके अंदर हम सेपरेट करते हैं ग्रेन को फ्रॉम द चाफ, जो मतलब जो कचरा होता है, जो मतलब फसल कटती है उसके अंदर जो चाफ के साथ होता है ना, वो खर वगैरह के साथ होता है, तो उसमें से ग्रेन को अलग करने का जो प्रोसेस होता है ना उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। और ये कंबाइन के माध्यम से आजकल कराया जाता है, जिसके अंदर हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों मिक्स आता है। ठीक है। और अगर वैसे नहीं कर रहे हैं तो किसी सिस्टम से करेंगे, किसी मशीन से करते थे पहले जिसमें सिर्फ थ्रेशर होता था, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें पूछ रखा है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। डिफरेंस बताना है मैन्योर फर्टिलाइजर के बीच में। सबसे पहले फर्टिलाइजर जो होता है इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है, इनऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। वहीं मैन्योर जो होता है नेचुरली सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। नेचुरल सब्सटेंस होता है, नेचुरल बनाया गया होता है। ठीक है। ये हमारा फैक्ट्री में बनता है और ये हमारा खेतों में बन जाता है। फर्टिलाइजर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री एंड मैन्योर कैन प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइजर जो होता है हमारे को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। वही जो मैन्योर होता है वो हमारे को लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है मिट्टी को। ठीक है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर के अंदर ये न्यूट्रिएंट काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मैन्योर के अंदर में न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखे तो सिक्स क्वेश्चन हमसे दे रखा है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब एनी टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन किसे कहते हैं और दो मेथड बताने हैं इरिगेशन के जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। तो ये सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर एट डिफरेंट इंटरवल, इसको इरिगेशन, या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब पानी का एक निश्चित अंतराल पे फसलों तक पहुंचाना ही आपका इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन को हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है। और दो मेथड जिससे कि आप पानी बचा सकते हैं, सबसे पहला मेथड आता है स्प्रिंकल सिस्टम, दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम। अब स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है? इस मेथड के अंदर है ना पाइप्स का यूज करते हैं जिसके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगे हुए होते हैं। ठीक है। और जब उसमें अंदर पानी पास होता है तो वो बारिश की तरह छिड़काव करता रहता है। इसको हिंदी में छिड़काव तंत्र भी कहा गया है। ठीक है। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है? तो ड्रिप सिस्टम के अंदर है ना बिल्कुल रूट्स के बगल में मैंने गड्ढा टाइप का बना लेते हैं और वहां पर हम पाइप डाल देते हैं, जिससे कि जो हमारा पानी है डायरेक्ट पौधे की जड़ों में जाता है, जिससे कि पानी हमारा वेस्ट नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, इफ वेट इज अ खरीफ सीजन, इफ वेट सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। दे रखा है वेट जो होता है हमारा गेहूं, वो एक रबी क्रॉप से। ठीक है। और अगर उसको हमने खरीफ सीजन मतलब बारिश वाले मौसम में उगा दिया तो क्या होगा? वेट एक रबी क्रॉप से एंड इज रिक्वायर्ड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, इसलिए उसको ठंडा क्लाइमेट मौसम चाहिए होता है टू अच्छे से ग्रो करने के लिए, टू ग्रो प्रॉपर्ली। एंड इफ इट सोन इन खरीफ सीजन इट विल ग्रो और मे नॉट डिस्ट्रॉय, इट विल ग्रो, इट विल नॉट ग्रो एंड और मे गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द खरीफ सीजन। ऐसा हो सकता है या तो ये ग्रो नहीं होगा या नहीं तो एक्सेसिव रेन मतलब जो ज्यादा मात्रा में बारिश गिरेगी ना तो ये खराब हो जाएंगे, तो इनका मतलब फसल बेकार ही हो जाना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तुमसे क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है, हाउ एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। किस प्रकार से मिट्टी को अफेक्ट पड़ता है, मृदा को अफेक्ट पड़ेगा अगर हम उस पर लगातार क्रॉप्स वगैरह उगाते जा रहे हैं, प्लांटेशन करते जा रहे हैं तो। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप, मिट्टी से ही जितने भी मिनरल्स या फिर न्यूट्रिशन फसल को हमारी मिलती है। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिएंट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है पौधों की ग्रोथ के लिए। अगर हम कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं क्रॉप्स को इन द सेम फील्ड, मेक द सोइल पूरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है ना खत्म हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे और जिसकी वजह से सॉइल हमारा इनफर्टाइल हो जाएगा। एंड देन रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, फार्मर नीड टू ऐड मैन्योर टू द सॉइल। और दोबारा न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए फार्मर को उसके अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ेंगे, जो कि बाद में दिक्कत दे सकता है। इसलिए लगातार फर्टिलाइजेशन को लगातार हम क्रॉप प्रोडक्शन उस पर नहीं करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स किसे कहते हैं और इसको हम कंट्रोल किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं? तो द अनडिजायरेबल पार्ट, द अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो अलोंग नेचुरली द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड। सिंपली आप इतना भी लिख सकते हैं, जो अनडिजायरेबल पार्ट होता है ना प्लांट के, उसको हम वीड्स कहते हैं। और इनको हटाने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, या तो आप मैनुअली हाथ से खुरपी से हटा लीजिए या नहीं तो केमिकल्स की सहायता से वीडिसाइड्स वगैरह स्प्रे करके भी हटा सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा वीडिसाइड्स, वीड्स और वीडिसाइड्स के बारे में। ठीक है। वीड्स क्या होता है और इसको आप हटा कैसे सकते हैं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है, इनको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। ठीक है। फिर प्लगिंग द फील्ड करते हैं, देन सोइंग होता है, फिर इरिगेशन होता है, फिर मैनवरिंग होती है, फिर हार्वेस्टिंग होती है एंड देन सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री होता है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे लिख के भी दे रखा है। पहले फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर सेवंथ, फिर टू, फिर थ्री, फिर वन। ठीक है। आगे दे रखा है
पजल बना के दे रखा है, उस पजल को कंप्लीट करने के लिए बोला है। सबसे पहला में दे रखा था नंबर 1 पे प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, इसमें आएगा इरिगेशन, पहले में इरिगेशन आ गया। दूसरे में पूछा गया है कीपिंग क्रॉप ग्रेन फ्रॉम लॉन्ग टाइम अंडर द प्रॉपर कंडीशन, स्टोरेज, स्टोरेज आ गया। उसके बाद 5th पॉइंट दे रखा है ऊपर में, अच्छा एक डाउन डाउन वाले और एक एक्रोस एक्रोस वाले हैं, ठीक है। पहला हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके बाद हमने पांचवा करना है। पांचवा कहाँ है, 1 2 3 4 पांचवे में हमारा क्रॉप आएगा, क्योंकि पांचवा पूछा सर्टेन प्लांट्स एंड सेम प्लांट और लार्ज स्केल। फिर तीसरे में पूछा है मशीन यूज टू कटिंग द मेच्योर क्रॉप, मशीन का यूज करते हैं उसको हम हार्वेस्टर कहते हैं, हार्वेस्टर, ठीक है। एंड रबी क्रॉप डेट वन ऑफ द पल्सेज, एक रबी क्रॉप है जिसके अंदर फर्स्ट होता है जी से, तो ग्राम हो जाएगा, ग्राम चने, ठीक है। एंड अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, तो प्रोसेस होता है सेपरेटिंग, इसको हम विनोइंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कह रहा हूँ, इसका हमारा छठे का हो जाएगा विनोइंग। ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन तो समझ में आ गए। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी वगैरह बचती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।